नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने भारत पर सिंधु जल समझौते का गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल में भारत ने समझौते को एक तरफा रूप से निलंबित किया था और अब चेनाब नदी में अचानक और असामान्य जल प्रवाह देखा गया। ये बदलाव 30 अप्रैल से 21 मई और 7 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच हुआ। डार ने कहा कि भारत ने जरूरी सूचना या डेटा साझा नहीं किया, जिससे पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता पैदा हुई। उन्होंने इसे पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का उदाहरण बताया और चेताया कि ये कदम पाकिस्तान में मानवीय संकट खड़ा कर सकता है। पाकिस्तान ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया है। सिंधु जल संधि पर गीदड़ भभकी देते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि सिर्फ दो देशों के बीच समझौता नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता की बुनियाद है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरा होने के बाद तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। जिला चुनाव अधिकारियों के मुताबिक इस प्रक्रिया में राज्य भर में करीब 97 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। इस बार सबसे ज्यादा असर चेन्नई में दिखा, जहां करीब 14.25 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। इसके बाद चेन्नई में कुल मतदाताओं की संख्या 40.04 लाख से घटकर 25.79 लाख रह गई है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक नाम कटने की वजहों में 1.5 लाख मौतें, 27,000 से ज्यादा लोग पते पर नहीं मिले, 12 लाख से ज्यादा लोगों की दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और 18,772 डुप्लीकेट नाम शामिल हैं। कोयम्बटूर में 6.5 लाख, डिंडीगुल में 2.5 लाख, कांचीपुरम में 2.5 लाख और करूर में करीब 80,000 नाम हटाए गए। आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया है, जिसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिजाब विवाद को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इल्तिजा ने आरोप लगाया है कि एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का जबरदस्ती नकाब खींचकर उनकी गरिमा भंग की। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिकायत की कॉपी साझा करते हुए लिखा कि ये घटना सदमे और चिंता पैदा करने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस हरकत पर वहां मौजूद लोग को हंसना और कोई कार्रवाई ना होना और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। इस सप्ताह वायरल हुए वीडियो में दिखता है कि नियुक्ति पत्र देते समय नीतीश कुमार महिला डॉक्टर का नकाब हटाते हैं। वीडियो में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश भी करते दिखते हैं, जबकि पीछे खड़े कुछ अधिकारी हंसते नजर आते हैं। इल्तिजा ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस व्यवहार का बचाव कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के समापन पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये सत्र रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से शुरू हुआ और महात्मा गांधी के अपमान पर खत्म हुआ। उन्होंने इसे प्रदूषणकालीन सत्र बताया। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन सरकार इस मुद्दे से भागती रही। उन्होंने बताया कि सरकार ने 14 बिल लाने की बात कही थी, लेकिन 12 में से 5 बिल पेश ही नहीं किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्र के अंत में वीबीजी रामजी बिल को विपक्ष के हंगामे के बीच पास कराया गया। जयराम रमेश ने कहा कि वंदे मातरम पर बहस के दौरान नेहरू और टैगोर को बदनाम किया गया और मनरेगा की जगह नया बिल लाकर गांधी के विचारों का अपमान किया गया। कांग्रेस के मुताबिक ये सत्र आधुनिक भारत के निर्माताओं को निशाना बनाने का सत्र था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को साफ कहा कि राज्य सरकार में 2.5 साल के पावर शेयरिंग फॉर्मूले जैसी कोई बात नहीं है। बेलगावी में विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि वो हाईकमान के फैसले तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि पहले जनता जनादेश देती है, फिर विधायक नेता चुने जाते हैं और उसके बाद पार्टी हाईकमान फैसला करता है। उन्होंने 2 टूक कहा कि अभी मैं मुख्यमंत्री हूं और हाईकमान जब तक कहेगा तब तक मैं मुख्यमंत्री ही रहूंगा। विपक्ष के नेता आर अशोक ने 2.5 साल के सवाल पर घेरने की कोशिश की, लेकिन सिद्धरामैया ने दोहराया कि ऐसा कोई समझौता कभी हुआ ही नहीं। नेतृत्व बदलाव की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी इन खबरों को खारिज किया और कहा कि पार्टी में कोई अंदरूनी राजनीति नहीं चल रही है। कांग्रेस ने दोनों नेताओं की साझा मौजूदगी से एकता का भी संदेश दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने देश में हालिया हिंसा को बांग्लादेश को अस्थिर करने की सुनियोजित साजिश बताया है। बीबीसी बांग्ला से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोथोम आलो, डेली स्टार और छाया नट समेत कई जगहों पर हमले हुए। तोड़फोड़ और आगजनी किसी एक घटना का नतीजा नहीं, बल्कि एक तैयार ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। उन्होंने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या की
कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बीएनपी मानती है कि इस तरह की हिंसा देश में अतिवाद थोपने और चुनावी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश है। मिर्जा फखरुल ने कहा कि बांग्लादेश की उदारवादी संस्कृति में ऐसी साजिशें सफल नहीं होंगी। हादी की मौत के बाद ढाका में तनाव बना हुआ है और हाल ही में अखबारों के दफ्तरों पर भीड़ ने हमला किया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार रात हिंसा भड़कने के बाद दैनिक अखबार प्रथम आलो और द डेली स्टार की बिल्डिंगों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और तोड़फोड़ की। ये तनाव छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बढ़ा। इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने दोनों अखबारों के संपादकों से फोन पर बात की। उन्होंने संपादकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि ये मामला स्वतंत्र मीडिया पर हमला है। यूनुस ने भरोसा दिलाया कि सरकार संपादकों और मीडिया संस्थानों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और जल्द ही उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी करेगी। उन्होंने कहा कि यह घटना देश की लोकतांत्रिक प्रगति और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बड़ी बाधा बन चुकी है। ढाका के शाहबाग इलाके में इनकलाब मंचा के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार रात से शुरू हुए प्रदर्शन में शनिवार सुबह से राजधानी के अलग अलग हिस्सों में लोग जुटने लगे। राष्ट्रीय ध्वज और पोस्टर लेकर छात्रों और नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मीरपुर से आए प्रदर्शनकारी बायजिद ने कहा कि हादी की मौत देश और जनता के लिए अपूरणीय नुकसान है। हम एक मजबूत आवाज और देशभक्त को खो चुके हैं। असफल अंतरिम सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। हत्या में शामिल लोगों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। न्याय मिलने तक हम घर नहीं लौटेंगे। इसी बीच ढाका विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ DUCSU द्वारा आयोजित एंटी हेगमोनिस्ट रैली दोपहर 2:30 बजे शाहबाग में हुई। बांग्लादेश में जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश भर में व्यापक अशांति फैल गई है। हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत की खबर फैलते ही ढाका सहित कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने हिंसा शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख अखबारों प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। भारतीय दूतावास पर पथराव की भी खबरें हैं। हादी पर 12 दिसंबर को ढाका में मस्जिद से निकलते समय नकाबपोश हमलावरों ने गोली चलाई थी। उन्हें गंभीर चोटें आईं और सिंगापुर ले जाया गया, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई। त्रिपुरा में टिपरा मोथा की युवा इकाई यूथ टिपरा फेडरेशन ने पूर्वोत्तर भारत यानी 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने की धमकियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त कार्यालय के सामने हुए इस प्रदर्शन में संगठन के नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया। नेताओं ने कहा कि बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन्स पार्टी NCP के नेता हसनत अब्दुल्ला और अन्य नेताओं की ओर से दिए गए बयान उकसाने वाले और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उनका कहना था कि ऐसे बयान न सिर्फ भारत बांग्लादेश रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि पूरे इलाके की शांति और स्थिरता के लिए भी खतरा बन जाते हैं। प्रदर्शन को देखते हुए कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा रही और पुलिस अधीक्षक नमित पाठक भी मौके पर मौजूद रहे। भारत की संसद ने दोनों सदनों में शांति विधेयक पास कर दिया है, जिससे निजी कंपनियों को न्यूक्लियर एनर्जी में निवेश का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा कदम बताया और कहा कि बिल युवाओं और निजी क्षेत्र के लिए नए अवसर खोलता है। हालांकि पाकिस्तान ने बिल को लेकर चिंता जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत में परमाणु सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का इतिहास है, जैसे रेडियो एक्टिव सामग्री की चोरी और अवैध बिक्री। इसलिए निजी क्षेत्र की भागीदारी सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि ये बिल वैश्विक प्रयासों के लिए चुनौती बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.